बिना बीटेक करे, बिना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी, क्या मैं कोडिंग लाइन में आ सकता हूँ? सीखने के तो देखो बहुत रास्ते हैं आजकल। यूट्यूब पे बहुत सारे, यूट्यूब पे भी हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जहाँ पे जाके बंदा कोडिंग सीख सकता है। और बिना डिग्री के ना किसी बड़ी कंपनी में कोडिंग का जॉब मिलना मुश्किल तो है। फिर वो बात घूम के वहीं आ जाती है कि फिर आपको मारनी पड़ेगी बहुत फाइट। मतलब मान लो जो बीटेक वाले को जो जॉब ऐसे फ्रेशर मिल जाएगी, वही जॉब आपको मिलेगी कम से कम 3 या 4 साल की छोटी जगह जगह घिसाने के बाद। फ्रीलांसिंग जॉब्स क्या क्या हैं? वीडियो एडिटर बहुत टॉप है, ग्राफिक डिजाइनर, थंबनेल, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, घोस्ट राइटिंग, फाउंडर ऑफिस इंटर्न। Why companies are reluctant to hire Gen Z generation crowd nowadays? सबको है 21-22 साल की उम्र में मिलियनियर बनना है, करोड़पति बनना है। तो ये जेनजी को समझना बहुत ज़रूरी है कि सस्टेनेबल ग्रोथ देखो। और आजकल मैं बहुत जगह देखता भी हूँ कि सब लोग कहते हैं कि यार कंटेंट इन्फ्लुएंसर बन जाओ, सॉरी कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। अगर सब बच्चे कंटेंट क्रिएटर बन गए तो डॉक्टर कौन बनेगा? So what are the red flags and green flags one should look for before joining a new company? इंटरव्यू के टाइम पर अगर आप फाउंडर से ओपनली सवाल पूछ पा रहे हो और वो फाउंडर भी अगर ईमानदारी से जवाब दे रहा है तो आई वुड कंसिडर इज ए ग्रीन फ्लैग। मैं तो बड़ी कंपनी का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट छोटी कंपनी में आई थिंक ये आपकी फाउंडर की ऑनेस्टी इज द थिंग। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते भटकते ही सही। मंजिलें मिल ही जाएंगी भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविन और मैं होस्ट हूँ बियॉन्ड द रिंग चैनल का। और आज हमारे साथ बहुत ही वर्सेटाइल गेस्ट हैं, मनोज आडवाणी सर, जो कि सूरत गुजरात से हैं। सर एक फाउंडर हैं, सर एक सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, सर को कॉर्पोरेट में 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 15 साल में से सर ने ऑलमोस्ट 9 साल बार्कलेज जैसी टॉप एमएनसी में काम किया है। सर ने ऑलमोस्ट अ डिकेड सिंगापुर में रह के काम किया है। आज का जो हमारा एजेंडा रहने वाला है पॉडकास्ट का, वो हम सर की पूरी जर्नी से जानेंगे कि जो आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के डाउट रहते हैं कि उनको बाहर जाके जॉब करनी है तो वो कैसे जॉब कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेंडिंग जॉब्स हैं मार्केट में, फ्रीलांसिंग जॉब्स क्या क्या है मार्केट में, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर कैसे बन सकते हैं, प्लस एक फाउंडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एक और डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमने जो पॉडकास्ट की अपनी जर्नी स्टार्ट की, ऑफलाइन पॉडकास्ट की स्पेशली, उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। ये सर के साथ मेरा दूसरा पॉडकास्ट है। एक पॉडकास्ट में ऑलरेडी ऑनलाइन मोड में सर के साथ कर चुका हूँ। तो ऑफलाइन में आने के पीछे सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया और प्रैक्टिकली गाइड किया। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में। सो वेलकम ऑन आवर चैनल मनोज सर, सो गुड टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। और एक्चुअली मतलब पिछली बार भी जब अपन ने किया था इट वाज सो गुड कि मैं खुद चाहता था कि यार कब लवीन ऑफलाइन शुरू करेगा और मतलब कब बुलाएगा। सो थैंक यू सो मच। जो लोग नए जुड़ रहे हैं आपसे जी। और हमारे पॉडकास्ट से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनको अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे पहली जॉब आपकी बार्कलेज में लगी, प्लस सिंगापुर में कैसे जाना हुआ, और उसके बाद जो आपका पूरा कॉर्पोरेट में 15 से 17 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को बताइए। या श्योर लविन। मेरे साथ एक फ़ायदा क्या था ना कि मैं हमेशा से बहुत ही मीडियोकर था। मतलब अगर मैं अब अपने स्कूल कॉलेजों में, ये भी नहीं कि बहुत टॉप पे आ गए, ये भी नहीं कि बहुत नीचे चले गए। 80-85 परसेंटेज बन रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 60-65 और ऐसा भी 90। तो उससे क्या हुआ कि हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता था कि आप मीडियोकर हो। और जो टैलेंटेड लोग होते हैं ना, उनको क्या, उनको उनकी दिशा बहुत क्लीन होती है। जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, जो पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा क्या किया, मैंने इंस्टिंक्ट फ़ॉलो किया हुँ। कि क्या-क्या हो सकता है। मतलब अपने लिए ना वो ऐसे मीडियोकर अपने पास ऑप्शंस क्या है। तो जैसे मैंने कॉलेज खत्म किया तो मैं इतना क्लीन था मेरे दिमाग में कि अगर अपना कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ तो बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब इतना क्लीन था मेरे दिमाग में। तो हमारे उस टाइम पे कैंपस पे एक ही कंपनी आई थी, पटनी कंप्यूटर्स, जो कि अब कैपजेमिनी के नाम से जानी जाती है, वो एक्वायर हो गई। तो अपने कैंपस में ही अपन ने भरपूर तैयारी करी उसकी। मतलब 3 महीने कैंपस की तैयारी करी। लोग 3 महीने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, हमने 3 महीने तैयारी करी कैंपस में सिलेक्ट हो जाए। तो कैंपस में सिलेक्ट हो गए, वो चला, फिर हम दूसरी जॉब पे गए, कॉग्निजेंट पहुँच गए। फिर कॉग्निजेंट में काम कर रहे थे, फिर वहाँ पे मौका मिला ऑन साइट जाने का, बार्कलेज जाने का, बार्कलेज सिंगापुर, तो वहाँ पहुँच गए। आप इसमें पूरी मतलब एक जर्नी में क्या एक कहाँ क्या, जैसे मुझे लगता था ना कि यार अपन, अब अपने आस-पास दिखता था मैं, तो मेरे आस-पास में मुझे सारे लोग बड़े इंटेलिजेंट लगते थे। कि यार क्या आदमी है, क्या कोडिंग करता है, क्या बात करता है, क्योंकि अपन भी छोटे शहर से भी थे। बिलीमोरा बहुत छोटा शहर है, सूरत से 50 किलोमीटर आगे, वहाँ से था। तो ये भी था कि यार अपन शहर भी छोटा, अपनी डिग्री भी ठीक-ठाक, अपन खुद मीडियोकर, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हमेशा ये रहता था कि जहाँ पर हो ना, उस रूम में सबसे हार्ड वर्किंग आप होने चाहिए। क्योंकि आपसे टैलेंट अपने में इतना कुछ खास था नहीं। तो अपना ये रहता था कि अगर 4 लोग हैं ना, तो 4 लोग में अपन सबसे हार्ड वर्किंग होने चाहिए। तो जब मैं कॉग्निजेंट में भी था, कॉग्निजेंट पुणे में,
तो 1 साल का जो हमारा ये होता है कि 1 साल में आपको प्रोजेक्ट चेंज हो जाता है आपका। अब मुझे नहीं पता आजकल क्या हो रहा है सॉफ्टवेयर कंपनियों में। तो जब मेरा 1 साल खत्म हुआ तो मेरे बॉस ने आइडेंटिफ़ाई कर लिया था, अरे बहुत मेहनती है, इसको भेजो सिंगापुर। तो मेरा हमेशा बच्चों से रहता है कि यार देखो ज़रूरी नहीं कि आप में हर टैलेंट हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नहीं है तो फिर दिल दिल छोटा करने की बात नहीं है। अगर आप में टैलेंट नहीं भी है ना, तो आप ये देखो कि दूसरे से मेहनत ज़्यादा कैसे कर सकते हो। और मैंने मतलब आपने भी बहुत जगह देखा, पढ़ा, लिखा होगा, मतलब सुना होगा आप लोगों ने पिक्चरों में या बड़े लोगों की कहानियों में कि कोई कोई बुराई नहीं है कि आप पार्टी कर लो, कोई बुराई नहीं है कि आप घूमने चले जाओ। लेकिन याद रख लो कि जिस समय आप पार्टी करो ना उस समय कोई पढ़ रहा है ना? कोई किताबों के पीछे बैठा हुआ है या कोई प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप वो देखो कि यार आप क्या बनना चाहते हो एंड स्पेसिफिकली टू द पीपल दोज़ हू आर मीडियोकर। तुम्हारे पास वैसे ही जीतने के ऑप्शंस कम है और उसमें भी तुम इन सब चीज़ों में गुम होने लग गए थोड़ा-सा कि नहीं यार वो भी तो कर रहा है, अरे वो कर रहा है उसको छोड़। तेरे को अपनी ज़िंदगी बनानी है ना। तो आई वुड सीरियसली रिक्वेस्ट एवरी यंगस्टर लविंग मतलब वाया योर क्वेश्चन एंड वाया योर चैनल कि यार खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। बाद में कोसने-कासने से नहीं बनेगा और आई थिंक मेरी जर्नी में सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे काम आई ना वो यही काम आई कि आई ऑलवेज़ मुझे अगर मौका मिलता है ना मैं मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल यार तुमने मुझे बोला आओगे, मेरे दिमाग में थी कि जब भी दिल्ली का प्लान बनेगा अपन बैठेंगे। इनफैक्ट अपन टाइम टेबल अपन इतना सेट किया है कि फ्लाइट से उतर के सीधा आएँ। सही बात। है ना? तो मेरे को मौका बस खाली दो मुझे आप। मैं कुछ भी करके उसको बना के दूँगा आपको। तो मतलब सिंसियरली यही है, मौका मिले छोड़ना नहीं है। ग्रेट, ग्रेट। मतलब ये काफ़ी वैल्यू एडिशन टिप है आपकी साइड से कि यार बी द हार्डेस्ट वर्किंग इन द यस, मतलब किसी को अगर ऐसा लग जाए ना कि ये काम कहाँ बनेगा भाई, ये काम लवीन के पास ही बनेगा, ये काम मनोज के पास ही बनेगा। उसको दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। और ज़ाकिर खान साहब कहते हैं ना यार काम 19 चलेगा, आदमी 20 होना चाहिए। साला तुम आदमी 20 होने चाहिए हो और आदमी इतने ज़्यादा 20 होने चाहिए हो कि सबको पता होना चाहिए कि ये 20 आदमी है, इससे काम करवाओ, इसके पास पहुँच जाओ, काम बन जाएगा। कुछ लोगों को डर भी लगता है जो स्पेशली जॉब में होते हैं ना, आजकल बहुत चलता है कि चुपचाप रहो, अपना काम करो, निकल जाओ। जब यार देखो आप उतना ही करोगे जितना बोला जा रहा है, काम से कटने की कोशिश करोगे ना, तो देखो अपॉर्च्युनिटी लिमिटेड है ना? आपके पास आई, आपने अगर मुँह फेर लिया वो किसी और के पास चली जाएगी। फिर आप शिकायत करोगे कि मेरे नसीब में नहीं था। लक क्या करेगा ना, लक सिर्फ़ आपको एक अपॉर्च्युनिटी ला के देता है। अब वो आपके हाथ में है, अब उस अपॉर्च्युनिटी को कैसे आप अपने लिए यूटिलाइज़ करते हो। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस डिटेल्ड रिस्पॉन्स। तो सर हम ना ऐसा भी करते हैं कि क्योंकि जो अभी हमने इंस्टाग्राम पर एक हमने फ्रेम डाला था ना बैनर डाला था कि जी, मनोज सर से अगर कुछ सवाल है लोगों के, तो जी। काफ़ी सवाल भी आए हुए थे, तो हम पॉडकास्ट के दौरान ही व्यूअर्स के सवाल भी लेते हुए चलेंगे। रोशन। ठीक है? तो मतलब एक सवाल आया था क्योंकि उससे काफ़ी लोग रिलेट करेंगे, ये था कि बिना टेक्निकल डिग्री के लाइक जिस बंदे ने सवाल पूछा शायद वो बीटेक से नहीं है। तो बिना बीटेक करे, बिना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी क्या मैं कोडिंग लाइन में आ सकता हूँ? अगर आ सकता हूँ, तो क्या-क्या स्किल्स हैं जो मैं सीख सकता हूँ? ओके, थोड़ा-सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। सो इवेंचुअली येस, बीटेक किए हुए बिना लोग भी मैं खुद काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कोडिंग करते हैं। अब रही जॉब की बात कि जॉब में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अब कॉम्प्लिकेशन क्या है कि यार अब हर जगह पे ना एक वो फ़िल्टर तो लगाना ही पड़ता है। कोई भी कंपनियाँ जैसे हमारे यहाँ भी यार इतने लोग काम करते हैं, हम भी सोचते हैं कि यार बंदा बीसीए किया हुआ हो, बीटेक हो, बीई हो, तो थोड़ा-सा चूज़ करना आसान हो जाता है। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा। हुँ, तो 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं कि सीख कैसे सकते हैं, दूसरा जॉब कैसे मिल सकती है। सीखने के तो देखो बहुत रास्ते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब पे भी हैं, ऑनलाइन भी और ऑफ़लाइन भी बहुत सारे क्लासेस हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे जाके बंदा कोडिंग सीख सकता है और जिसको यार कोडिंग में ना वो जो लैंग्वेज है ना वो खाली ज़रिया है। कोडिंग इज़ ऑल अबाउट आपको लॉजिकल आप कितना बेटर हो। अगर आप लॉजिकल बेटर हो तो लैंग्वेज तो क्या फिर इफ एल्स लूप है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कहाँ इफ लगाना है, कहाँ एल्स लगाना है और कहाँ फॉर लूप लगानी है। तो आई थिंक लर्निंग वाली बात तो क्लियर है। अब रही जॉब की बात, तो यार बिना डिग्री के ना किसी बड़ी कंपनी में कोडिंग का जॉब मिलना मुश्किल तो है। फिर वो बात घूम के वहीं आ जाती है कि फिर आपको मारनी पड़ेगी बहुत फाइट। मतलब मान लो जो बीटेक वाले को जो जॉब एज़ ए फ्रेशर मिल जाएगी, वही जॉब आपको मिलेगी कम से कम 3 या 4 साल की छोटी-छोटी जगह घिसाने के बाद। तो असंभव तो नहीं है, बट मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने आज बीटेक नहीं कर पाया, इसका कारण ये है कि 10वीं 12वीं में मेहनत नहीं करी थी। तो अब करनी पड़ेगी। मतलब या तो तब कर लो या अब कर लो। सो बॉटम आंसर कि मतलब ला यस पॉसिबल है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी किसी बीटेक वाले कंपेयर करोगे, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा उसके लेवल तक पहुँचने में और अगर आप लॉजिकल अच्छा हो, तो इवेंचुअली हो सकता है बीटेक वाले को भी सरपास कर जाओगे आप। एक कि फ़ॉरेन अगर किसी को जाना है,
तो फॉरेन जाने के लिए एज अ एज अ वर्किंग प्रोफेशनल उसके बारे में बताइए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस कौन कौन सी कंट्रीज़ में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्लस दूसरा, एज अ एज अ मास्टर्स, अगर मेरे को मास्टर्स करने हैं, पीएचडी करने आना है, मतलब एक है बंदा जो पढ़ाई करने आना चाहता है, तो उसका क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या रास्ते हैं। प्लस एक अगर जॉब करना चाहता है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ओके। सो लविन, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने कभी फ़ॉरेन में पढ़ाई नहीं करी है, मेरी पूरी एजुकेशन मेरी इंडिया से ही है, मैंने सिर्फ फ़ॉरेन में जॉब करा है। अगर आप पढ़ाई के बारे में बात करें तो थोड़ा-सा ये समझना ज़रूरी है, मतलब दोनों चीज़ों में ये आंसर कि ये चीज़ दोनों जगह एप्लीकेबल है कि आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं। हर कंट्री का, हर जियोग्राफी का अपना स्पेशलाइज़ेशन है। जैसे अगर आप यूएस को बोलते हैं कि मुझे पढ़ने जाना है, तो यूएस इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको अगर एमएस करना है, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी कुछ करना है, तो आप यूएस पसंद करो। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे इकोनॉमिक्स की कुछ करनी है, तो इकोनॉमिक्स का हो गया या कॉमर्स का हो गया, ये सारा चीज़ है ना, यूरोप में ज़्यादा बेटर है, स्पेशली लंदन में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वगैरह। एमबीए आज की तारीख में सबसे अच्छा एशिया में है। अगर आप आईएसबी से पास आउट हो जाओ, या सिंगापुर हो गया, या हांगकांग के अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे पास ऑन करोगे, तो अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं और पढ़ाई भी अच्छी है, और सेम जॉब मार्केट का है। आजकल हम यंगस्टर्स में क्या हो रहा है कि बस कुछ भी करके उनको इंडिया से निकलना है। यूक्रेन जाने तक को लोग तैयार है भाई। हुँ। मतलब करोगे क्या वहाँ जाके? यूक्रेन में मेडिकल का काफ़ी क्रेज़ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ करोगे क्या वहाँ जाके? चलो पहुँच भी गए, कुछ कुछ भी, मतलब यूक्रेन के लोग नेपाल जाने को भी रेडी हैं, बस इंडिया से निकलना चाहते हैं। तो वो वैसा भेड़-चाल मत करो। देखो यार, एक लंबी ज़िंदगी है, आप है ना अच्छी ज़िंदगी, यार यहाँ से आप माँ-बाप आपके लोन लेकर किसी भी तरीके से आपको भेज रहे हैं, तो थोड़ा-सा भले 1 साल लेट जाओ, बट अच्छी रिसर्च करके जाओ। तो पढ़ाई के मामले में जैसे मैंने बताया, वैसे ही नौकरी के मामले में। अगर आप टेक्नोलॉजी की जॉब करना चाहते हो, तो बट ऑब्वियस यूएस इज़ अ बेटर प्लेस। सारी बड़ी-बड़ी टेक्निकल कंपनियाँ वहाँ पे, आपका फेसबुक हो गया, अमेज़न हो गया, और फेसबुक, अमेज़न को सर्विस प्रोवाइड करने वाली भी छोटी-छोटी सर्विस कंपनियाँ वहाँ पर हैं। तो यूएस तब जाओ या टेक में अच्छे हो। अगर आप सिंगापुर जैसी कंट्री जाना चाहते हो, तो आपको बैंकिंग का नॉलेज होना चाहिए, फिनटेक का नॉलेज होना चाहिए। आप दुबई जैसी कंट्री जाना चाहते हो, कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, ऑयल पता होना चाहिए, और तो वहाँ साइबर सिक्योरिटी भी आ रहा है। तो इवेंचुअली आप थोड़ा-सा स्टडी करो, और अगर आप स्टडी करके तैयारी करके जाओगे ना, देखो मुश्किल तो होगा ही, ये तो नहीं होगा कि मुश्किल नहीं होने वाला। लेकिन मुश्किलें थोड़ी-सी कम हो जाएँगी, आपकी वो तैयारी रहेगी। और दूसरा, फ़ॉरेन में मुश्किल है। आप अब खुद सोचो कि ये है ना, पिछले 20-25 साल में सिनेरियो बहुत चेंज हुआ है। कैसे चेंज हुआ समझो, 25 साल पे फ़ॉरेन में क्यों काम है? पहले आप वो एक थोड़ा फंडामेंटल आंसर है। फ़ॉरेन में काम इसलिए है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन कम है ना? आप किसी भी यूएस को उठा लो, यूरोप को उठा लो, सिंगापुर को, वहाँ पॉपुलेशन कम है। लेकिन ये सारी बातें हो रही हैं आज से 15 साल, 20 साल पहले की। 15 साल, 20 साल में उन्होंने इमिग्रेशन बहुत ओपन किया, हर कंट्री ने। कनाडा देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, पीआर बाँटे हैं उन लोगों ने। तो उस चक्कर में क्या हुआ है, सिर्फ़ इंडियंस नहीं, और भी बाहर के बहुत सारे लोग आके बसे। उन लोगों ने शादियाँ करी, उन लोगों ने बच्चे किए। तो अब इन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बट ये ठीक-ठाक मॉडरेशन पर आ चुका है। ठीक है? अब वहाँ क्योंकि पॉपुलेशन मॉडरेशन पर आ चुकी है, तो वहाँ पे जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि अगर वहाँ पे कोई भी जॉब अपॉर्च्युनिटी है, तो पहले वो अपने सिटीज़न को दे, फिर उन वहाँ के पीआर को दें, और फिर बाहर वालों को दें। तो अब इस सिनेरियो को 15 साल पहले से कंपेयर करो, पहले वहाँ लोग ही नहीं थे। तो ना सिटीज़न था, ना पीआर था, तो फॉरेनर्स को जॉब मिल रही थी। अब क्या है, सिटीज़न पीआर बढ़ गए। हमारे ही हिंदी भाई-बहन जो वहाँ जाके सिटीज़न बन गए, उनको, उनके बच्चों को नौकरियाँ मिल रही हैं, और हमारे जो 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 लोग नए जा रहे हैं, उनको मिल रही हैं, लेकिन मुश्किल है। तो ये सिनेरियो चेंज हुआ है। तो थोड़ा-सा स्ट्रगल, तो मतलब जस्ट बिकॉज़ 20 साल पहले कोई वहाँ जाके अमीर बन गया था, हमारे कोई चाचा या फूफे का लड़का, हम उसको देख के जा रहे हैं, तो सिनेरियो समझो यार, कहानी बहुत बदल चुकी है। कि पहले, अच्छा दूसरा ये था कि पहले जो जा रहे थे मज़दूरी करके भी तैयार थे। अब आप यहाँ से पढ़ के जा रहे हो, तो आप मज़दूरी भी नहीं करना चाहते। तो इवेंचुअली आदमी माइंडसेट से तो वही चाहता है, यार मैं बीटेक करके जा रहा हूँ, एमबीए करके जा रहा हूँ, जाऊँगा नौकरी मिल जाएगी। तो क्रीम जॉब तो मिलेगी सिटीज़न को। आप जा रहे हो तो तैयारी करो कि आपको सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जॉब करनी पड़ेगी। अगेन, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा, इम्पॉसिबल नहीं है, टाइम लग सकता है, और कई बारी टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो अच्छी स्टडी करके जाओ, यहाँ से रिसर्च करके जाओ। कौन से सिटी में, कौन से कंट्री में, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, किस तरह का करियर अवेलेबल है, किस तरह की पढ़ाई अवेलेबल है, तो थोड़ा-सा हल्का-सा ना काम आसान हो सकता है यार। ठीक है, ठीक है। मतलब मोटा-मोटा जो बात निकल के आई सर वो ये है कि आपको एक थॉरो रिसर्च करनी है, ठीक है? 100% सुपरफिशियल लेवल पर ऊपर-ऊपर से नहीं करनी, इन डेप्थ इन आपको डेप्थ आइडिया होना चाहिए। इन डेप्थ आइडिया होना चाहिए। ठीक है। सर यहाँ पर अभी आपने जैसे साइबर सिक्योरिटी का ज़िक्र किया, तो जैसे क्योंकि मैं तो आपको काफ़ी टाइम से लिंक्डइन, इंस्टा पर फ़ॉलो कर रहा हूँ। अभी आपने अपना खुद का वेंचर भी स्टार्ट किया नारद.आईओ, जी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, ठीक है? जो आपके भी लोग जुड़े हुए हैं आपके सोशल मीडिया पर जो हमारे व्यूअर्स हैं,
उनको ये थोड़ा-सा टॉपिक थोड़ा-सा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक साउंड करते हैं। लेकिन इस थोड़ा इसे अगर हम टेक्निकल एंगल के साथ-साथ थोड़ा-सा अगर हम इसे नॉन टेक्निकल एंगल से ही बता पाएँ ताकि ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आए और ज़्यादा लोग इससे रिलेट कर पाएँ। तो वैसा हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर, श्योर लविन। सो एक्चुअली फाउंडर को तो अपने स्टार्टअप के बारे में बात करना हमेशा ही अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्च्युनिटी। सो हम लोग नारादोटायो में क्या सॉल्व कर रहे हैं? अ, मतलब स्पेसिफिकली जो मेरा जॉब था ना बार्कलेज में, मैंने उसी को एआई के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑटोमेट करने की। तो मैं एकदम नॉन टेक्निकल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसको बोलते हैं कंप्लायंस या रिस्क मैनेजमेंट जो बोलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट किस चीज़ का है कि जो बड़ी कंपनी होती है, मान लीजिए अदानी है, अंबानी है, अमेज़न है, वो अगर किसी भी छोटी कंपनी को जब प्रोजेक्ट देते हैं काम करने के लिए, तो वो छोटी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर या वेंडर, ठीक है? तो ये बड़ी कंपनियाँ जब छोटी कंपनियों को ऑनबोर्ड करती हैं एज़ अ वेंडर, तो पहले उनका रिस्क मैनेजमेंट करती हैं या उनका रिस्क असेसमेंट करती हैं कि यार पता कर लेते हैं कि इनके थ्रू काम कराया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जैसे कि अगर हम अपने घर में कोई कर्मचारी हायर करते हैं, जैसे वॉचमैन हायर कर लिया या कोई नौकर हायर कर लिया, तो हम पहले बैकग्राउंड चेक करते हैं ना यार कि पुलिस इंक्वायरी कर ली, पासपोर्ट-वासपोर्ट चेक कर लिया। सिमिलरली जब ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को हायर करती है, इनका करती है रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट डिपेंड करता है वो कंपनी किस पोर्टफोलियो में बैठी है। तो हम लोग जिस पोर्टफोलियो में अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आईटी में, इन्फोसेक में। तो जब किसी आईटी सर्विस प्रोवाइडर को हायर किया जाता है ना, तो चेक किया जाता है कि इनकी डेटा पॉलिसी क्या है, डेटा रिटेंशन पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। और इस तरह के इनको पूरा क्वेश्चनर भेजा जाता है कि मान लो अगर लवीन आप एक कंपनी चलाते हो और मैं अमेज़न हूँ, तो आपको पूरा क्वेश्चनर भेजूँगा और इसमें तकरीबन 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं। और आपको 100-150 क्वेश्चन भर के जवाब देना पड़ता है कि मेरी कंपनी में डेटा पॉलिसी इस तरह से है, हम लोग डेटा स्टोरेज यहाँ पे करते हैं, हम डेटा रिटेंशन इस तरह से करते हैं। तो ये सारा पॉलिसी आपको भर के देनी पड़ती है। अब इसको बड़े स्केल पे सोचो। आप सोचो ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हो, जो महीने के इस तरह के 10 से 12 टेंडर भर रहा है, अलग-अलग जगह पे। तो आपको 10 या 12 इस तरह के क्वेश्चनर भरने पड़ रहे हैं और इन क्वेश्चनर के आंसर आ कहाँ से रहे हैं? मन से तो नहीं लग रहे हो। ऐसा तो ना कि आज आया, मतलब कहीं लिखे हुए होंगे ना। ये जहाँ लिखे हुए होते हैं इनको बोलते हैं आपकी कंपनी की पॉलिसी, आपकी कंपनी के प्रोसीजर्स, हाँ? तो ये भी पता है कि कहाँ से पढ़ के बताना है और कितनी बार आने वाला है और क्या लिखना है। तो क्योंकि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही टीडियस होता है, अब आपको वो भर के भी दें और इसको मना भी नहीं कर सकते। नहीं भरोगे तो बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। तो हमने नारद.आईओ में क्या किया है, पूरा एआई पावर्ड प्लेटफ़ॉर्म बना दिया। आप अपने सारे पॉलिसी, प्रोसीजर, कंट्रोल, स्टैंडर्ड जितना भी है, सब अपलोड कर दो नारद पे। अगली बार जैसे ही कोई नया क्वेश्चनर कोई भी कंपनी आपको भेजती है, उस क्वेश्चनर को भी अपलोड कर दो नारद पे, जो एक्सेल फाइल है आपकी। नारद आपके सारे पॉलिसी में से डॉक्यूमेंट में से आंसर पढ़ के आपको पॉपुलेट करके दे देगा। तो जो ये वेंडर रिस्क असेसमेंट का जो प्रोसेस था, जो क्वेश्चनर भरने में कंपनियों को 3-3 हफ्ते लग रहे थे, आज वो क्वेश्चनर 5 मिनट में भर के दे देते हैं वो लोग। तो हम लोग टाइम भी बचाते हैं, पैसा भी बचा रहे हैं और सबसे बड़ी बात एफिशिएंसी है। क्योंकि यार देखो एज़ अ ह्यूमन जब हम एक ही काम बार-बार करते हैं ना, थोड़ा मुंडेन काम है यार। हम लोग बोर हो जाते हैं, गलतियाँ करने लग जाते हैं। ऐसे एक तो गलतियाँ नहीं हो रही हैं, आपका काम भी अच्छा हो रहा है और आप कंपनी को सोचो जो सामने जो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उसको आप कितना इम्प्रेस करोगे, यार बंदे ने यार 1 दिन में क्वेश्चन भर के दे दिया। मतलब कितना खतरनाक होगा इनका प्रोसेस और कितने सॉर्टेड है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर बिल्डिंग एट नारद.आईओ। होप मैं इसको एकदम सिम्प्लीफाई करके समझा पाया। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो सर यहाँ पर ना मेरे को एक और चीज़ समझनी है आपसे क्योंकि आपने कॉर्पोरेट में तो काम किया काफ़ी साल, अभी आप फाउंडर भी हो। तो मेरे को ये समझना है कि आज की डेट में, ठीक है, एक स्टार्टअप की सोशल मीडिया पर प्रेज़ेंस मैटर करती है या नहीं करती? या फिर अगर आज भी कोई स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहता है और वो ओल्ड स्कूल टाइप क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं होता था, तो क्या वो आज की डेट में सस्टेनेबली उसे रन कर पाएगा या फिर सोशल मीडिया पर आना इज़ अ मस्ट? तो सोशल मीडिया को अगर अपन देखें ना लवीन, सोशल मीडिया इज़ नथिंग बट योर डिस्ट्रीब्यूशन। हुँ। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी तरह के बिज़नेस में हो, ऑनलाइन ऑफ चलो स्टार्टअप थोड़ा फैंसी वर्ड हो गया। हुँ। आप किसी भी तरह का बिज़नेस कर लो, आईटी का कर लो, कुछ भी कर लो, डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, तो नहीं जीत सकते। इनफैक्ट मैं एक चीज़ हर जगह कहता हूँ कि पीपल डोंट बाय बेस्ट प्रोडक्ट, पीपल बाय बेस्ट नोन प्रोडक्ट। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जाके बात करो। अब वो सोशल मीडिया पे करो या पोस्टर छपवा दो या न्यूज़ में करवा दो या अखबारों में लिखवा दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अगर आप ये जितने मीडियम्स मैंने कहे इनमें सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया है।
आपको कुछ नहीं करना है, सबके पास स्मार्टफ़ोन है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, उठाओ और करो। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना लविंग, तो मैं तो कहूँगा स्टार्टअप मत करो। और अगर ज़िंदगी में 1% भी चांस है रिमोटली भी कि आप फाउंडर बन सकते हो, भले आज नौकरी कर रहे हो या स्टूडेंट हो, 1% भी अगर चांस है कि आप फाउंडर बन सकते हो, तो आज से अपना डिस्ट्रीब्यूशन बनाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना तो आजकल बहुत आसान हो गया बिकॉज़ ऑफ एआई एंड सो मेनी थिंग्स। मुश्किल है बेचना। बेचोगे कैसे? किसको बेचोगे? क्यों कोई आपसे खरीदेगा? प्रोडक्ट खरीदने में सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट। ट्रस्ट कैसे आएगा जब आपको कोई जानता ही नहीं है तो? तो वो ट्रस्ट बनता है जब सोशल मीडिया पे जाके आप अपने स्किल्स के बारे में बात करते हो कि यार मैं आईआईएम से आया हूँ या मैंने बीटेक किया है, मैंने फलानी जगह पे जॉब की है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत निपुण हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास सोशल मीडिया के अलावा भी कोई रास्ते हैं, अगर आपको लगता है वो एफिशिएंट है तो गो अहेड एंड डू इट। बट गेम डिस्ट्रीब्यूशन का है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन तगड़ा है, तो जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये नहीं कि कन्फर्म है, बट चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज़ आप लोगों तक पहुँच सकते हो, आप अपना प्रोडक्ट के बारे में बात कर सर्विस बता सकते हो, फीडबैक ले सकते हो और इवेंचुअली ग्रो कर सकते हो। सही बात। सर लाइक आजकल ना मैं ये भी देख रहा था कि शार्क टैंक पर भी हर कंपनी ये पूछ मतलब जो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं शार्क्स, वो सभी लोग पूछते हैं कि आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस कितनी है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोवर्स हैं, यूट्यूब पर कितने फॉलोवर्स हैं। तो और ना आजकल एक रेस भी लग गई है, ठीक है? जैसे ज़ोमैटो और स्विगी, ठीक है? इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वो मतलब सार्कास्टिकली एक-दूसरे को ट्रोल करना या लेग पुल करना। तो कोई स्विगी किसी पर्टिकुलर अ, टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स को बुला के लाता है, इन्फ्लुएंसर्स को बुला के लाता है और रील बनाता है, ज़ोमैटो अलग टाइप के बनाता है। तो मेरे को एक आपसे समझना है कि जितने भी ये कंपनीज़ हैं मार्केट में, तो आपकी फ़ेवरेट कंपनी कौन-सी है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग? मतलब कौन-सी कंपनी की मार्केटिंग आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है? एक तो आपने खुद ही नाम ले लिया कि मुझे ज़ोमैटो का तो मुझे सही में मतलब द वे दीपेंद्र गोयल मतलब वो ग्राउंड पे खुद जाके करके दिखाता है कि ऑन ग्राउंड मेरा क्रू कैसे काम कर रहा है। तो ज़ोमैटो एक मेरा फ़ेवरेट है, उसके अलावा मेरे को मोकोबारा का बहुत पसंद आता है। जैसे मोकोबारा ने छोटी-छोटी ना बहुत नुआंसेस पकड़े हुए हैं। जैसे आई डोंट नो अगर आपको पता हो कि अगर आप इंडिगो में फ्लाई कर रहे हो और आपके पास मोकोबारा का बैग है, तो आपको 2 केजी एक्स्ट्रा मिल जाता है। अच्छा। हाँ, अब आप सोचो कितना छोटा नुआंस है। बट ऑब्वियसली 2 केजी का एक पूरे साल का पै और मैं बताऊँ, ये क्लेम करने वाले बहुत कम लोग होंगे। बट मोकोबरा ने क्या किया है कि उसने भी देखा होगा कि मान लो कि साल में 1000 लोगों ने क्लेम कर भी लिया, है ना? उसका कितना ही पैसा आ रहा है, बट आरओआई देखो कितना बड़ा है कि हर कोई बात कर मैं खुद बात कर रहा हूँ इसके बारे में। तो ये ना स्मार्ट मूव होता है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर और इस चीज़ों को लोग शेयर भी करते हैं। जैसे मैं मेरे पास जब वो आई थी वो 2 किलो वाली तो मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को शेयर की, हम लोग ट्रैवल करते हैं कुछ ना कुछ तो ऊपर-नीचे लगेज हो ही जाता है, यार रख ले। तो हम लोग जब ज़्यादा सामान हो जाए माँग लेते हैं दूसरे से, यार तेरे पास मोको भरा का बैग है कि ले जाता हूँ 2 किलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मुझे डी2सी में मुझे ये वाली ब्रांड्स अच्छी लगती हैं और थोड़ा-सा सैड है यार कि आईटी वाले बहुत ज़्यादा अच्छा करते नहीं बट अगर आप गूगल फॉर डेव का एक एक अलग से इंस्टाग्राम चैनल है, गूगल फॉर डेव। ओके। गूगल का नहीं, गूगल फॉर डेवलपर्स के लिए क्योंकि गूगल बटन पे डेवलपर्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है। उनका इंस्टाग्राम चैनल देखो, वो लोग विटीनेस में इतना बढ़िया कंटेंट डाल देते हैं कि आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। तो ये 2 मेरे फ़ेवरेट हैं अपार्ट फ्रॉम ज़ोमैटो जो आपने बात करी। मतलब जितना मैं आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ उतने टाइम से, तो आपका ना काफ़ी अतरंगी और थोड़ा सार्कास्टिक स्टाइल रहता है, चीज़ों को पोर्ट्रे करने का। कोई भी अगर आप कोई केस स्टडी बना रहे हो या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर अपनी बात रख रहे हो, तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव आप ऐड करते हो। एक तो है कि भेड़ चाल वाला, लेट्स से हम बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। जी। अभी एल&टी के चेयरमैन ने 90 आवर्स पर कमेंट किया था। उससे पहले इन्फोसिस के जो हेड हैं उन्होंने 70 आवर्स को प्रमोट करने की बात कही जी। थी। ठीक है? तो ज़्यादातर लोग इसके अगेंस्ट थे। लिंक्डइन ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, सब रेंट कर रहे हैं, सब गालियाँ दे रहे हैं उन्हें। आपका क्या इस पर टेक है? और अपने ही थोड़े अंदाज़ में इसे हमारे व्यूअर्स के सामने बताइए सर। या श्योर लविन। सो मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पर भी इस पे कहा था कि यार देखो 80 मैं तो थोड़ा समझो आप किसी बड़े आदमी के पास गए, आपको लगता है यार वो सक्सेसफुल हो गया, अब आप उससे पूछ रहे हो कि सक्सेसफुल कैसे होते हैं? अब वो आदमी ने खोल के अपनी प्लेबुक बता दी कि ऐसे होते हैं सक्सेसफुल। अब फिर आप उस पे वो कर रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा-सा लोगों का पर्सपेक्टिव कहाँ चेंज हो रहा हो। उनको लग रहा है कि नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि सबको जो नौकरी कर रहे हैं इन्फोसिस में, एल&टी में, उनको 80-90 का। ये एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव है, जो मैंने पहले भी कहा। अगर आप सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे, तो आप जीतना कैसे डिज़र्व करोगे? तो मैं स्ट्रांगली बोलूँगा कि यार वो जो नारायण मूर्ति या जो एल&टी के चेयरमैन या कोई भी, रोनाल्डो, शाहरुख खान कहते हैं कि अगर बड़ा आदमी बनना है तो भूख,
चैन, सुख सब भूल जाओ, बस काम, काम, काम। तो बहुत क्लीन है कि ये जितने भी लोग बात कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं, जिनको सही में बड़ा आदमी बनना है ना? जो ज़िंदगी में सही में कहीं पहुँचना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आप ये आपके लिए नहीं है, आप अगर एक मीडियोकर ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप बस मतलब ठीक-ठाक कुछ कर लिया ज़िंदगी में, 1-2 वैकेशन कर लिए और एक छोटी गाड़ी बना ली, एक छोटा घर ले लिया, अगर आप यही करना चाहते हो, तो कोई आपको धक्का नहीं दे रहा है। आप आराम से रेस में पीछे खड़े रहो, धीरे-धीरे छकपक-छकपक चलते रहो। देखो ज़िंदगी तो कट ही जानी है। ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं कटेगी, रुकना कुछ का कि नहीं है। कुछ ना कुछ करके जब इतने लोग निकल गए तो आप भी निकल ही जाओगे, रुकेगा नहीं। लेकिन आप सही में अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हो, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी और जब मेहनत कर रहे हो ना, फिर आप घर ही नहीं देख सकते। अब रही बात इसमें कि नौकरी करने वाले को करनी चाहिए कि नहीं, यार नौकरी में कॉम्पिटिशन कितना है। आज आप कोई इंटरव्यू देने चले जाओ नवीन या किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में इंटरव्यू करके भी पहुंच जाओ वहाँ पे सिलेक्ट होके, कितना कंपटीशन है। नहीं करोगे मेहनत तो रह जाओगे। तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब वो बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, कंटेंट क्रिएशन कर लो। बैठे हैं ना, अभी कितनी बज रही है रात की? 10:30 बज रही है, बैठे हैं। अब मैं बोलूँ 9 घंटे काम नहीं करेंगे लवीन, मैं तो नहीं आऊँगा 9 बजे के बाद। तो आप भी बोलोगे सर फिर नहीं हो पाएगा। यार तो वो अगर आपको मेहनत करनी है, कुछ अलग करना है भीड़ से, खड़ी मत देखो, बहुत बढ़िया काम करो। और मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, वो जो बहुत सारा काम है ना, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। 3-4 साल करोगे ना, वैसे तुम भीड़ से अलग आ जाओगे। क्योंकि तुम्हारे साथ वाले हो हमेशा पीछे रह जाएँगे तुमसे, बहुत पीछे रह जाएँगे। तो 3-4 साल की मेहनत है, वो जो लग के मेहनत करो और एक बार आगे निकल जाओ तो बाकी सब तो सॉर्टेड है यार। सर मूविंग ऑन, कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं साथ में। जी। एक क्वेश्चन आया था कि इफ यू कैन गो बैक इन इन द पास्ट, विच 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज इन योर लाइफ एंड व्हाई? विच 3 थिंग्स तो सबसे पहला तो एक जो मैं बहुत बड़ी मेरे मेरे एजुकेशन में मैंने मिस्टेक करी थी कि 12th के बाद मैं सीधा डिग्री में नहीं गया था, मैं डिप्लोमा में चला गया था। थोड़ा-सा मिसगाइडेंस हो गया था मेरे स्कूल कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि घर में कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं और 12th में मेरे कुछ 79 समथिंग परसेंटेज थे, तो उस टाइम पे डिग्री में एडमिशन मिल सकता था। बट पता नहीं क्यों किसी ने सलाह दे दी कि यार जिस कॉलेज में चाहिए, जिस स्ट्रीम में चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, तो 1 साल एक्स्ट्रा लगा के डिप्लोमा में चले जाओ। तो वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी ज़िंदगी की, जिसकी वजह से 2 साल एक्स्ट्रा लग गए डिग्री खत्म करने में। वरना शायद मैं और 2 साल में मतलब मेरे करियर में ही 2 साल एक्स्ट्रा होते। बट कहीं वो अगेन वही है कि जो होता है बढ़िया के लिए होता है। दूसरा एक है, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, तो अगेन ज़्यादा गाइडेंस नहीं था उस टाइम पर भी, क्योंकि मैं नौकरी में था तो सारे दोस्त भी नौकरी में थे। तो अगर शायद कोई सलाह दे देता तो तब तक शायद जॉब नहीं छोड़ता, जब तक स्टार्टअप पैसे नहीं बना रहा था। क्योंकि पैसे नहीं बना रहा था और जॉब छोड़ दी थी, तो पहले 2 साल बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग सिर्फ़ ऐसे दोनों फाउंडर हम लोग से 20,000 रुपए सैलरी उठाते थे और इवेंचुअली जब 1.5-2 साल के बाद भी जब स्टार्टअप पैसा नहीं बना रहा था तो बंद करने का सोचा, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी। और तीसरा जो सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि जो मिस्टेक रही मेरी लाइफ़ की, मिस्टेक तो नहीं, जो मैं थोड़ा बेटर कर सकता था और इनफैक्ट वो आई थिंक ये मैं सबसे बोलूँगा जो भी लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो बड़ी जगह नौकरियाँ कर रहे हैं, जो एमएनसीज़ में जॉब कर रहे हैं ना, अमेज़न, इन्फोसिस, बार्कलेज़, इस जगह, इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो ब्रांड वैल्यू जो आपको साथ में मिल रही है ना, इसको जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। क्योंकि एक पास हो जाओ लवीन, आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो? पैसा और फ़ेम, है ना? एक नॉर्मल इंसान यही 2 चीज़ें जानता है। अब आप सोचो अगर आप एक अमेज़न या बार्कलेज़ में, इन्फोसिस में आपने 10-15 साल नौकरी कर ली है, तो आप अगर ढंग ढंग से काम किया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो आप 40-50 लाख के पैकेज पे पहुँच गए हो और जो अच्छा करोगे तो 1 करोड़ पे पहुँच गए। ठीक है, पैसा तो बन रहा है। अब बात आती है फ़ेम की। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि 9 से 6 बढ़िया अपनी नौकरी करो और 6 बजे के बाद करो दबा के नेटवर्किंग। कम से कम महीने में 2 इवेंट में जाओ, इकोसिस्टम में इतने फेमस हो जाओ कि आपको लोग स्पीकर बुलाने लग जाएँ। अभी क्या हो रहा है इकोसिस्टम में, जो स्पीकर किनको बुलाया जाता है? स्टार्टअप फाउंडर जिनकी जेब में बेचारों को ₹10 भी नहीं होते हैं, बट फेम बहुत है, क्योंकि उनको स्पीकर बुलाया जा रहा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना। आपको मैं आपको पूछूँगा इन्फोसिस पुणे का वीपी कौन है, आपको पता ही नहीं होगा। लेकिन वो आदमी सही में किसी स्टार्टअप फाउंडर से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो ये तीसरी गलती जो मैंने करी थी, मैं ढंग से नहीं कर पाया कि जब मैं बार्कलेज सिंगापुर में जॉब करता था, मैंने खास नेटवर्किंग ही नहीं करी, क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल था। सुबह ऑफ़िस जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, बच्चों के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, वीकेंड पे घूमने जा रहे हैं। दिमाग लेकिन अगर मैं वहाँ पर जब बार्कलेज सिंगापुर में बस इतना बड़ा टैग था, मैं थोड़ा भी अच्छा नेटवर्किंग करता, स्टार्टअप इवेंट्स में जाता या अपने रिलेटेड बैंकिंग के इवेंट्स में जाता,
तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने में तो नेटवर्क मुझे पहचानने लग जाता कि यार बार्कलेज में है, सीनियर पोजीशन में है, तो मेरे को शायद इनवाइट भी किया जाता। तो सोचो पैसा भी बनता और फेम भी बनने लग जाता। और सबसे बड़ी बात, जब सीनियर पोजीशन पे हायरिंग होती है ना, मान लो अब जब मैं बार्कलेज में था और मान लो स्टैंडर्ड चार्टर्ड में डायरेक्टर की हायरिंग होनी है, तो डायरेक्टर की हायरिंग वो naukri.com पे ओपनिंग नहीं निकलती है। डायरेक्टर की हायरिंग कैसे होती है? और बंदा पता लगाओ कौन सबसे ज़्यादा मार्केट में विजिबल है, जिसका नॉलेज भी है और विजिबिलिटी भी है, उसको हायर करो। वो बंदा हायर होता है। तो चांसेस भी थे कि मैं और सीनियर पोजीशन पे जा सकता था, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, शायद सी लेवल तक पहुँच सकता था उन कंपनियों में। तो ये जो मैंने बहुत बड़ा पार्ट मिस कर दिया मेरे करियर में, जो शायद अगर कोई मुझे उस टाइम पे गाइड कर देता, तो शायद मैं नौकरी छोड़ता ही नहीं। मैं वो डीएमडी वाले लेवल पे आगे निकलने की कोशिश करता। क्योंकि लाइक आई सेड, इंसान को क्या चाहिए? 2 ही चीज़ें चाहिए, पैसा और फेम। दोनों बन जाता तो और वो आई थिंक वो ज़्यादा आसान तरीका है, ये भी मैं बता दूँ। नौकरी में अगर आप ये चीज़ थोड़ी सॉर्ट कर लो, तो स्टार्टअप से बेटर तरीका है वहाँ पे पैसा और फेम कमाने का। आई होप आई कुड आंसर। सर एक क्वेश्चन आया था कि क्योंकि आपको कॉर्पोरेट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे आपने इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे और स्विचेस भी आपने किए हैं। तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स वन शुड लुक फॉर बिफोर जॉइनिंग अ न्यू कंपनी? अ, रेड फ्लैग्स में तो मैं आई थिंक इंटरव्यू के टाइम पर अगर आप फाउंडर से ओपनली सवाल पूछ पा रहे हो और वो आपको ऑनेस्टली जवाब दे रहा है, मतलब आई वुड ऑलवेज से कि जब इंटरव्यू में जा रहे हो, एक आध चीज़ आप ऐसी पूछ लो जो आपको शायद कहीं बाहर से भी थोड़ी बहुत पता हो। और आप चेक कर लो कि यार आपको अगर वो फाउंडर भी अगर ईमानदारी से जवाब दे रहा है, तो आई वुड कंसिडर एज ए ग्रीन फ्लैग। मतलब वो ईमानदार होना, क्योंकि देखो यार, हर कंपनी की सिचुएशन अच्छी बुरी हो सकती है। हो सकता है आज किसी की अच्छी है तो कल बुरी हो जाए और आज बुरी है तो कल अच्छी हो जाए, हुँ, क्योंकि मार्केट है, सही। कुछ कह नहीं सकते। बट ये जो फाउंडर इंस्टिंक्ट होता है ना कि आपका आपका फाउंडर के साथ कनेक्शन कितना है, वो अगर आप फाउंडर आपके साथ ऑनेस्ट है हर चीज़ को लेकर हुँ, कि यार क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्या सिचुएशन है, तो इससे आप अपना रेड हो, क्योंकि छोटी में मेरा मानना है कि ये उन कंपनियों की हम बात कर रहे हैं जहाँ हम बहुत इनिशियल लेवल के, कि अभी मैं खुद स्टार्टअप फाउंडर हूँ, तो हमारी टीम बहुत ही छोटी है। तो अगर आप किसी बहुत बेसिक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो बट अगर आपका फाउंडर के साथ होएगा ही एक आध राउंड, तो फाउंडर का आप जजमेंट लीजिए कि यार फाउंडर ऑनेस्ट है तो इसे ग्रीन फ्लैग, फाउंडर डिसऑनेस्ट है इसे रेड फ्लैग। बड़ी कंपनी में तो मैं बता रहा हूँ, आप एक एक ही चीज़ चेक करिए कि पैसा कितना मिल रहा है। अच्छा पैसा मिल रहा है, आपको वो पोजीशन मिल रही है जो आप चाहते हैं, ज्वाइन कर लो। क्योंकि ज्वाइन करने के बाद कितना भी अच्छा पैसा हो, कितना भी अच्छी पोजीशन हो, 6 महीने के बाद पता नहीं कम ही लग जाता है यार। देखो, मैं तो बड़ी कंपनी का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, बट छोटी कंपनियों में आई थिंक ये आपकी फाउंडर की ऑनेस्टी इज़ थिंग। सर एक अगला क्वेश्चन आया था कि ये लिंक्डइन पे पूछा था मुझसे किसी जी। ने कि व्हाई कंपनीज आर रिलक्टेंट टू हायर जेन ज़ी जनरेशन क्राउड नाउअडेज़? यार ज़ेन ज़ी के साथ प्रॉब्लम क्या हो गया ना, उनको कल सुबह अमीर बनना है ना? उनके पास वो एक एक रात भी एक्स्ट्रा रुकने को रेडी नहीं है। आज मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, सबको है ना 21-22 साल की उम्र में मिलियनेयर बनना है, करोड़पति बनना है। वो समझ नहीं रहे हैं कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए हम लोगों को। और सबसे ज़रूरी ये है कि आप अब सब अपने-अपने पेरेंट्स को देख लो। हम सबके पेरेंट्स ने तकरीबन 60-65 तक काम करते ही हैं। हुँ, तो वो आज अगर 20-21 साल के हो, तो 40-45 तक काम करना है। ये 2-4 साल भी काम कर लोगे तो बाकी साल करोगे क्या? तो ये जेन ज़ी को समझना बहुत ज़रूरी है कि सस्टेनेबल ग्रोथ देखो। कि आप अगर किसी कंपनी को जॉइन कर रहे हो ना, रादर देन आस्किंग व्हाट कंपनी कैन डू फॉर यू, यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंपनी। आप ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर दोगे उस कंपनी की ग्रोथ में कि आने वाले दिनों में उस कंपनी को बड़ा फंडिंग मिल जाए, या उस कंपनी का आईपीओ हो जाए, या उस कंपनी का एक्विजिशन हो जाए, या उसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग सेट हो जाए। कुछ तो सोचो ना। जेनजी के साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको सब कुछ रातों रात चाहिए, और दूसरा उनको सब कुछ आसानी से चाहिए। एक तो ये जो कंटेंट क्रिएशन का जो भी पूरा जो गेम चला है ना, एवरीवन वांट्स टू बी इन्फ्लुएंसर, नो वन वांट्स टू गेट इन्फ्लुएंस्ड। और आजकल मैं बहुत जगह देखता भी हूँ कि सब लोग कहते हैं कि यार कंटेंट इन्फ्लुएंसर बन जाओ, सॉरी कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। अब आप सोचो यार, अगर सब बच्चे कंटेंट क्रिएटर बन गए तो डॉक्टर कौन बनेगा? अब कल को मैं बीमार पड़ूंगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा कि इन्फ्लुएंसर के पास? भले उसके 10 मिलियन फॉलोवर होंगे, बट इलाज कराने डॉक्टर के पास ही जाऊंगा ना। सही। आज घर बनवाना है तो आर्किटेक्ट के पास जाऊंगा ना, भले उसके 10 फॉलोवर ना हो। ईमानदारी से किसके पास जाऊंगा? आर्किटेक्ट के पास, सिविल इंजीनियर के पास। तो थोड़ा-सा बेसिक समझो। और दूसरा, काफ़ी लोग जो डिसेंट बड़े लेवल पे बैठे हैं, वो कह भी चुके हैं, हर चीज़ की एक वेव आती है। ये एक वेव है, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर। आज है, हो सकता है कल नहीं होगी। लेकिन जो सस्टेनेबल करियर है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और डेवलपर बनो, ये सस्टेनेबल करियर हैं, जो सालों से ट्रेंड के हिसाब से चेंज होते रह रहे हैं।
और आगे भी रहेंगे। आज आपके घर में कोई चीज़ खराब हो जाए, प्लम्बिंग का कुछ खराब हो जाएगा, तो इन्फ्लुएंसर क्या करेगा उसमें? प्लम्बर ही बुलाओगे, वही हथौड़ा मार के ठीक करेगा और उसका आपसे पैसे लेगा। तो मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर ये जो जेन ज़ी करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से गेम खराब हो रहा है, आधा तो वहीं से उसी को देख के लोग गलत इंस्पायर हो रहे हैं। तो मेरी सारे जितने भी जो यंगस्टर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन कैन बी योर पार्ट टाइम थिंग। आप करो ना 6 बजे के बाद ही, वीकेंड्स पे करो, दोस्ती यारी में करो, अच्छे वीडियोज़ बनाओ। इसको फुल टाइम करियर बनाना थोड़ा-सा मतलब मेरे को ट्रिकी लगता है। और आप उठा के भी देख लो जिनका कंटेंट क्रिएशन में बना भी है ना, वो थोड़े से अलग भी थे। हुँ। वो लोग मेनस्ट्रीम थे भी नहीं, तभी जाके उनको कंटेंट क्रिएशन में बना है। मैं अगेन मतलब मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं करता, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन जिन्होंने ज़िंदगी में कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी बड़ा बनाया है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ हर किसी का बन रहा है, अब देखा-देखी मत करो। आप देखो कि यार आपने क्या पढ़ाई करी है, आपको उसके हिसाब से क्या करना चाहिए। और ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएँगी तो आई थिंक यार कंपनी को तो चाहिए अच्छे लोग काम करने के लिए। कौन नहीं हायर करना चाहता? हम तो चाहते हैं अच्छे लोग हायर करें। तो थोड़ा-सा अपना फ़ोकस क्लीन करो एंड देन इवेंचुअली वो जॉब मिल ही जाएगी जो करनी है। और हर कोई चाहता है कि अच्छे लोगों को हायर करना तो। सही बात। सर एक अगला क्वेश्चन आया था कि मार्केट में एज़ अ टॉप फ्रीलांसिंग जॉब्स क्या-क्या हैं, जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ-साथ परस्यू कर सकता है? बहुत वही तो बहुत आसान हो गया सीधे। वीडियो एडिटर बहुत टॉप है। हर कोई वीडियो बना रहा है, एडिट नहीं कर पा रहा है। दूसरा टॉप जो मार्केट में चल रही है ग्राफिक डिज़ाइनर। एडिट करने के बाद सबको चाहिए थंबनेल, फिर वो यूट्यूब पे हो कि इंस्टाग्राम पे हो या लिंक्डइन का हो। तीसरा सबका सबसे जो इम्पोर्टेंट चल रहा है वो है कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। सबको कंटेंट बनाना है, बट किसी के पास टाइम नहीं है चेक करने का ट्रेंड क्या चल रहा है स्क्रिप्ट लिखने का। चौथा चल रहा है घोस्ट राइटिंग। आजकल सारे फाउंडर बड़े बन के बेचारे लिख नहीं पा रहे। सबको चाहिए कि यार कोई आके हमारे बिहाफ़ पे घोस्ट राइटिंग कर दे। और पाँचवा आज की तारीख में सबसे बढ़िया एक रोल चल रहा है फाउंडर ऑफिस इंटर्न। क्योंकि फाउंडर्स के पास हज़ार चीज़ें होती हैं करने के लिए। उनको सही में कोई चाहिए होता है कि उनका कोई हाथ बटा दे। बट एट द सेम टाइम फाउंडर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि कोई बहुत एक्सपीरियंस वाला बंदा ले आएँ। तो फाउंडर ऑफिस इंटर्न इज़ अ बहुत बढ़िया रोल। अब आप देख लो कि आप अपनी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हो। मेरे ख्याल से फाउंडर ऑफिस इंटर्न बहुत बढ़िया रोल है। अगर आपके पास रिमोटली आपके पास चांस है कि आप आगे चल के फाउंडर बनना चाहते हो ना, तो फाउंडर ऑफिस जॉइन कर लो। बट अगर फाउंडर ऑफिस जॉइन करना थोड़ा मुश्किल है कि क्योंकि फाउंडर आपसे बहुत चीज़ें पूछेगा, आपका करियर चेक करेगा कि आपने सही में ज़िंदगी में प्रेशर क्योंकि फाउंडर को खुद जितना प्रेशर ले रहा है उसका 10% तो देगा उसका भी। तो मेरे हिसाब से पाँचों में सबसे अच्छा फाउंडर ऑफिस है। बाकी 4 तो ऐसे आप रिमोटली भी कर सकते हो। बट दीज़ आर 5 टॉप जॉब्स जो भी थोड़ा-सा फ्रीलांसिंग में चल रहा है आपका। ओके। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि पहले लिंक्डइन स्पेसिफिकली जॉब सीकर्स के लिए हुआ करता था। आजकल लिंक्डइन बी2बी लीड जनरेशन के लिए हो गया है। इसके साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन का भी अब ये हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन था कि आप क्या सजेस्ट करेंगे जॉब सीकर्स के लिए? क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी? प्लस जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो लिंक्डइन पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं आजकल, उनके लिए आप क्या कुछ अगर शॉर्ट में कुछ टिप्स बता पाएँ तो? श्योर। सो जॉब सीकर्स का तो मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा लेकिन कि अगर आप जॉब सीकर हो, तो अगर आप लिंक्डइन पे कुछ भी कंटेंट डाल रहे हो, तो कोशिश करो कि आपका कंटेंट आपके स्किल्स के बारे में थोड़ा बात करे। हुँ। मतलब आपके कंटेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि सब समझ में आ जाए सामने वाले को। अगर आप कोडर हो, तो छोटा-सा कोई क्लिप बना के डाल दो। अगर आप डिज़ाइनर हो, तो कोई डिज़ाइन बना के डाल दो। तो और उन कंपनी का डिज़ाइन एग्ज़ाम्पल आप मोकोबोरा में अप्लाई करना चाहते हो, तो मोकोबोरा का कोई बैग उठा के उसको अलग से डिज़ाइन करके बता दो। आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो, तो ज़ोमैटो का उठा के दिखा दो कि सर ऐसा बना दे तो ऐसा हो जाता। आप लोगों ने देखा भी होगा कि लोग करते हैं। हुँ, 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 हुँ। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू हाइलाइट योर स्किल्स। तो अगर आप जॉब सीकर हो, दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। और इवेंचुअली जो यंगस्टर सिर्फ़ अंधाधुंध फाउंडर्स को डीएम कर रहे हैं ना कि सर आई एम इंस्पायर्ड बाय योर करियर, आई वांट टू जॉइन योर कंपनी। मैं बता रहा हूँ यार दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि आप समझो यार फाउंडर्स को है ना ऐसे बहुत मैसेज आते हैं हर डे। ऐसा नहीं कि वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उन बेचारों के पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप किसी फाउंडर को अगर आपको लगता है भी ना किसी फाउंडर की कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, प्रॉपर रिसर्च करो कि उसकी कंपनी में किसे हमारे यहाँ एआई और इन्फोसेक है, साइबर सिक्योरिटी तो आप अगर हमारी कंपनी में अप्लाई करो, मुझे एग्ज़ैक्टली बताओ कि आप साइबर सिक्योरिटी में क्या आता है आपको? कौन-सा आपने सर्टिफ़िकेशन किया है? क्या आपकी स्किल्स में आपने कुछ सीखा है? क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? या एआई में आप ऐसा क्या कर सकते हो? तो है ना वो कन्वर्सेशन थोड़ा फ़ास्ट हो जाएगा। सिर्फ़ आप इतना लिख के भेजोगे सर आई एम इंस्पायर्ड बाय योर इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी, आई वांट टू जॉइन यू। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब सुन के अच्छा लगता है यार एज़ अ इंसान कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपको फ़ॉलो कर सुन के बड़ा अच्छा लगता है।
बट फिर लगता है क्या करो यार इसकी इंस्पिरेशन का। तो ये हो गया कि अगर आप जॉब सीकर हो तो ये 2-3 ट्रिप, कि एक अपने स्किल्स के बारे में और दूसरा जब डीएम कर रहे हो थोड़ा-सा बना के लिखो। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रहे हो लिंक्डइन पे, अगेन ये मेरा पर्सनल है, नॉट टू ऑफेंस एनीवन, क्योंकि लोग अपने-अपने हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो इस तरह का कंटेंट डालो जो एक पढ़ी-लिखी ऑडियंस को समझ में आए। जैसे इंस्टाग्राम पे आप नाचना-गाना डाल दो, चल जाता है। अब आप सोचो कि यहाँ पे डांस करना शुरू कर दो, मतलब देखो रोकने तो कोई नहीं वाला आपको। जिसको नाचना है उसने कहीं भी नाचना है ना? बट ये मेरा एक वो रहेगा कि ऐसा कुछ डालो कि जिसमें ना आपकी करियर ग्रोथ हो। कि आप, क्योंकि लिंक्डइन इज़ मोर अबाउट पूरा आपका प्रोफेशनल नेटवर्क है। वहाँ पे बड़ी-बड़ी कंपनियों के एमडीज़, वीपीज़ बैठे हुए हैं या बड़े-बड़े फाउंडर्स बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ कंटेंट डालो कि जिससे उनको आपसे कनेक्ट करने का कोई रीज़न समझ में आए, कोई पर्पज़ समझ आए और आपको भी हेल्प मिले और उनको भी हेल्प मिले। तो थोड़ा-सा अपना कंटेंट प्रोफेशनल साइड रखो। दैट्स व्हाट आई कैन से। सो सर दैट वाज़ इट फ्रॉम माय साइड। बस अब जितना मेरे को समझ में आया सर की जर्नी से सबसे अच्छी बात जो मेरे को सर की लगती है वो यही है कि यार सर ना सेटल डाउन होने वाली लोगों में से नहीं है कि चले यार 15 साल लगा लिए। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पे सर को फ़ॉलो करोगे ना आप एक जो सर की रील थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, उसमें ऑलमोस्ट 8 मिलियन व्यूज़ हैं। उसमें सर ने बताया, सर ने पूरा लोकेशन दिखाई थी, बहुत प्राइम लोकेशन थी वो सिंगापुर की, कि वो वहाँ पर जॉब करते थे, बहुत हाई प्रोफाइल जॉब थी। लेकिन उसके बाद भी वो जो रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है ना, ठीक है, कि हाँ भाई रिस्क लेना है। अगर जॉब में कर लिया तो अपन बिज़नेस में भी कर लेंगे। वो आजकल ना वो खत्म भी होती जा रही है लोगों की, और अगर वो रिस्क लेते हैं ना, तो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते हैं। डायरेक्टली सर ने बताया 20-21 साल में ही उन्हें करोड़पति बनना है, बहुत अमीर बनना है। लेकिन अपने फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करने, बेसिक्स क्लियर नहीं करने। तो सर की जर्नी से हम समझ सकते हैं कि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है, जॉब भी उतनी ही ज़रूरी है, एक थॉरो रिसर्च करना भी उतना ज़रूरी है। अगर आप फ़ॉरेन जा रहे हैं, तो क्या-क्या चीज़ है, क्या-क्या प्रीरिक्विज़िट्स हैं। अगर आपको किसी एमएनसी में जॉब करनी है, तो क्या-क्या आपको आना चाहिए, ठीक है? और अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक पर वर्क लाइफ बैलेंस, तो सर ने उसके बारे में बहुत अच्छा अपना टेक बताया। तो सर बिफोर वी रैप दिस पॉडकास्ट, तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर सब लोग ना आपको एज़ बड़े भाई की तरह रीच आउट करते हैं। जब आप लाइव भी आते हैं, तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं कि यार क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, ठीक है? वहाँ पर अगर कोई अगर आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा है ना, तो वो उसे बहुत अच्छे वे में देखता है। और लाइक ऑनेस्टली मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देखा आपके लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रिफ्लेक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी में और आपके कंटेंट में भी। तो जाते-जाते अगर आप हमारे व्यूअर्स को 2 लाइन में अगर कुछ जो जो कि वो ऐसे यंगस्टर्स हैं, जो कि इस ट्रैप में फँसे हुए हैं कि यार जॉब करें कि अपना खुद का कुछ बिल्ड करें, कुछ अपने स्टार्टअप करें, उनके लिए अगर आप कुछ जाते-जाते कोई 2 शब्द कहें तो? श्योर लविन। सो मैं अगर अगर मैं यंगस्टर्स को अगर कुछ गाइडेंस देना चाहूँगा तो मैं कहूँगा, कुछ भी करो, नौकरी करो, स्टार्टअप करो, कुछ भी करो, खूब मेहनत करो। और हो सकता है कि आज आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है फाउंडर बनने का, वो धीरे-धीरे आ जाएगा। आज नहीं का ऐसा नहीं कि आज नौकरी करो तो ज़िंदगी में नौकरी करोगे। मैं खुद जीता-जाता एग्ज़ाम्पल हूँ। 13-14 साल जॉब करी है। जब फाउंडर बनने की कोशिश करी, स्टार्टिंग में 2 साल बहुत बुरी तरह से फेल हुए। आज भी हम डिसेंटली कर रहे हैं। तो कुछ भी करो, बहुत शिद्दत से करो, बहुत मेहनत करो। इतनी ज़्यादा मेहनत करो कि पास वालों को टेंशन हो जाए, साला इतनी मेहनत क्यों करता है ये? इतनी ज़्यादा मेहनत करो और सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत करो कि भगवान को भी लगे इसको कैसे ना दूँ यार। मतलब भगवान को मजबूर कर दो, उस लेवल तक की मेहनत करो, तो बनेगा ही बनेगा। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बाकी स्मार्टनेस सबको अलग-अलग देन है, लुक्स सबके अपनी-अपनी देन है, स्किल्स अपनी-अपनी देन है भगवान की। आई थिंक हार्ड वर्क इज़ समथिंग जो आपके हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको भरपूर लगा के करो, कोई मौका मत छोड़ो। डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स ऑफ विज़डम सर। सो दैट वाज़ इट। मैं सर का लिंक्डइन और इंस्टाग्राम बायो डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, यू कैन फॉलो। और आप सर का भी चैनल भी है, सर का narad.io से भी यूट्यूब चैनल है, आप सर को वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस सर का भी एक पॉडकास्ट चैनल है, वानी विद आडवाणी, आप सर को वहाँ भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और सर शार्क टैंक पर जो लोग गए हुए हैं, उनके सर काफ़ी इनसाइटफुल पॉडकास्ट सर के चैनल पर आपको मिल जाएँगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बियॉन्ड द लाइन्स। थैंक यू सो मच।